हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और टैक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम टैक्स में काफ़ी कुछ कर चुके हैं दोस्त, यानी सैलरी चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ कर चुके हैं। कुछ मेरे पास में मैसेज आए थे कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो प्रोविडेंट फंड वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है कि उसमें प्रोविडेंट फंड का एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। तो वो पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद में एक बार वापस आप चेक करें। मैं आज प्रोविडेंट फंड का डिस्कशन कर रहा हूं, एक बार वह समझने के बाद में एक बार वापस उन क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 उनको एक बार वापस देखें, वो आपसे हो जाएंगे। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो यहां पे हमारा सैलरी में नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द प्रोविडेंट फंड। बेटा प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो एम्प्लॉय के भविष्य का सहारा है, एम्प्लॉय के बुढ़ापे का सहारा है। एम्प्लॉय जब जॉब करता है तो क्या जिंदगी भर वो जॉब करता रहेगा? क्या नहीं। एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का टाइम भी होता है, एम्प्लॉय एक एज के बाद में रिटायर्ड भी होता है। तो आप जब देखा होगा कि जब रिटायर्ड होता है तो रिटायरमेंट के बाद वो क्या होता है, घर बैठ जाता है, आराम से रिलैक्स करता है। और जो उसके पास में बंदी बंदाई तनख्वाह जो उसने, अच्छा मुझे बताइए रिटायरमेंट के बाद में क्या सैलरी मिलती है? क्या नहीं साहब, कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो रिटायरमेंट पे तो एम्प्लॉय क्या करता है कि जब अपने जॉब में होता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने एक ऐसे अकाउंट में इकट्ठा करता जाता है और उस अकाउंट से वो पैसा क्या करता है, रिटायरमेंट के समय निकालता है। सो दिस इज, उसके बाद में क्या होता है, अच्छा जब एम्प्लॉय मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 30,000 रुपीज, कितना है, 30,000 रुपया किसी एम्प्लॉय का सैलरी है। एम्प्लॉय क्या करता है, उसमें से 3,000 रुपए निकाल के एक वेलफेयर स्कीम में डिपॉजिट करवा देता है। एक अपने ही नाम से एक दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, जिसका अकाउंट का नाम होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ अकाउंट। अब इसमें से जो पैसा का विड्रॉल होगा, वो पैसे का विड्रॉल आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कर सकते हो, या कुछ कंडीशंस आएगी उसमें पहले कर सकते हो, लेकिन जनरली अभी हम समझें यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एम्प्लॉय अपने पूरे सर्विस तक कुछ न कुछ पैसा जमा करवाता है, और इसमें से जो विड्रॉल होता है वह उस रिटायरमेंट के समय होता है। तो एम्प्लॉय एक तरह से अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त पहले से कर रहा है। एम्प्लॉय एक तरह से अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त क्या कर रहा है, पहले से कर रहा है। इट इज सम काइंड ऑफ द वेलफेयर स्कीम फॉर द एम्प्लॉय इन द बुढ़ापा। समझ में आई ये चीज? अच्छा, जब एम्प्लॉय ये काम कर रहा है तो फिर एम्प्लॉयर भी क्या करता है, चल कोई बात नहीं, अच्छा तू 3,000 रुपये जमा कर रहा है अपने पीएफ के अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, अपने वेलफेयर स्कीम के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, तो चल मेरी तरफ से भी 3,000 रुपया मैं जमा करवा देता हूं तेरे अकाउंट में, तेरे बेनिफिट के लिए, तेरे वेलफेयर के लिए। किसके वेलफेयर के लिए? एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक ऐसा फंड हमने क्रिएट कर लिया। ये प्रोविडेंट फंड एक स्कीम होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवाइए, जैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है वैसे ही ये पीएफ अकाउंट भी ओपन होता है, और ये स्पेसिफाइड बैंक्स के पास में प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन होता है। आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करवाइए, उसमें आप भी पैसा डिपॉजिट करवाइए, आपका एम्प्लॉयर भी पैसा डिपॉजिट करवाएगा, दोनों ही पैसा डिपॉजिट करवाइए और दोनों ही पैसा डिपॉजिट करवाइए। लेकिन इसमें से विड्रॉल सिर्फ आप और आप, यानी जिसके नाम का अकाउंट है वह कर सकता है, और वह भी तब कर सकता है जब वो क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, या एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में जा रहा है, तब भी वो पैसा अपना उसका क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। खैर हम इसमें डिटेल में हमारे जितना पोर्शन काम का है हम उतना ही डिस्कस करेंगे यहां पे। तो बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड इज ए वेलफेयर स्कीम है, और किसके वेलफेयर के लिए है? एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या होता है, इस स्कीम में क्या किया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो अब क्या करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 30,000 में से 3,000 रुपया क्या किया जाता है, एम्प्लॉय क्या करता है, अपने कहां पे डिपॉजिट करवाता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। तो इसके लिए एम्प्लॉयर क्या कहेगा उसको कि सुन मुन्ना, 30,000 में से आप 3,000 अपने पीएफ अकाउंट में जमा करवाओगे, और उसी पीएफ अकाउंट में मैं भी 3,000 जमा करवाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये तुम्हें परेशानी होगी, तो मैं क्या करता हूं, उस 30,000 में से 3,000 हटा देता हूं और तुमको मैं 27,000 पे करता हूं। तुम्हारी तनख्वाह 30,000 है, डोंट वरी, उस 30 में से मैं तुमको कितना पे कर रहा हूं, मैं उसको 30 में से तुमको 27 पे कर रहा हूं, और जो ये 3,000 रुपया मैंने तुम्हारी सैलरी में से जो काटा है, ये प्लस 3,000 मेरे पॉकेट से, ये दोनों मिला के, ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मिला के मैं
तुम्हारे नाम का जो पीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है उसमें जमा करा देता हूं। तो यानी अगर मैं बात कहूं तो इस पीएफ अकाउंट में किन किन लोगों ने पैसा जमा करवाया? एम्प्लॉय ने जमा करवाया और एम्प्लॉयर ने जमा करवाया। इट इज कॉल्ड द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या होती है, समझ में आया आपको? इट इज अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय इन विच employees name account, in which a account will be opened in the name of employee, and that is called the provident fund account. That is called the provident fund account, and it is only for the beneficial, only for the beneficial, only for the beneficial for employee. होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एम्प्लॉय भी पैसा जमा करवाता है और एम्प्लॉयर भी पैसा जमा करवाता है। आइए अब समझते हैं कुछ प्रोविडेंट फंड के बारे में। ये 4 तरह के प्रोविडेंट फंड हम यहां पे पढ़ेंगे। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड हम यहां पे पढ़ेंगे बेटा, समझ में आया आपको ये? अच्छा, तो सर इसमें बेनिफिट क्या होता है? देखो, जैसे पहले साल है, पहले साल में अगर मैं बात करता हूं 3000 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 3 36,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया और 36,000 ही किसका कंट्रीब्यूशन हो गया? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो हाउ मच टोटल कंट्रीब्यूशन वी हैव डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट? दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन इज द 72,000। होप यू अंडरस्टूड। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 72,000 टोटल कंट्रीब्यूशन है। अब इस 72 यस, ये जस्ट लाइक द बैंक अकाउंट, इसमें जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होता है बेटा जी, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। उस पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट की रेट टाइम टू टाइम, इंटरेस्ट की रेट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिक्लेयर करती रहती है, तो उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब वो जो इंटरेस्ट है, वह इंटरेस्ट किसकी इनकम होती है? वह इंटरेस्ट एम्प्लॉय की इनकम होती है। हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, उस पर इंटरेस्ट का क्या क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, यह डिपेंड करता है कि हमारे पास में कौन सा प्रोविडेंट फंड है, किस प्रोविडेंट फंड की स्कीम के अंदर हमने अकाउंट ओपन किया हुआ है और कौन से प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने अकाउंट ओपन किया और उसमें पैसा लगाया। समझ में आ रही है बात? चलिए, 4 तरह के प्रोविडेंट फंड अकाउंट होते हैं। पहला मैं बात करता हूं तो उसमें होता है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दैट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। बेटा यह प्रोविडेंट फंड जो होता है, यह प्रोविडेंट फंड स्कीम 1925 है। ये इसके अंदर ये अकाउंट ओपन होता है और ये मेनली कौन से एम्प्लॉय के लिए होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। कौन से एम्प्लॉय के लिए होता है? ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट में आ जाता है ना, जनरली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। कौन सा प्रोविडेंट फंड है ये? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। हर प्रोविडेंट फंड के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, सिवाय एक को छोड़ के। अभी बात करते हैं, ये समझ में आया आपका? फिर है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या है ये आपका? दैट इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, इसको देखिए, उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एसपीएफ, इसको बोलेंगे आरपीएफ। अब आरपीएफ क्या होता है? बेसिकली आरपीएफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? देखो, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए कौन सा बना हुआ है? एसपीएफ। और जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए बना हुआ है बेटा आरपीएफ। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, उसके लिए बना हुआ है आरपीएफ। अब ऐसे कौन से प्राइवेट सेक्टर से? देखिए, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं एज ए एम्प्लॉई, अगर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं एज ए एम्प्लॉई, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एम्प्लॉयर को पीएफ अकाउंट, अपने एम्प्लॉयज के पीएफ अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे। और वो कौन सी स्कीम में ओपन करवाएंगे? वह रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की स्कीम के अंदर सभी एम्प्लॉयज के पीएफ के अकाउंट को ओपन करवाया जाएगा और उसमें मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जाएगा। वो मंथली होकर आपका ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया आपको ये? अच्छा साहब, एक है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? ये किसी कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी इसको गवर्न नहीं करता है। ये सम सॉर्ट ऑफ, आपने देखा होगा ना, कभी 10-15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक वो चलाते हैं, बीसी करके कुछ चलाते हैं, जिसमें सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर किसी एक को मिलता है, थोड़ा ये उससे मिलता जुलता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर अपने लेवल पे ही एक प्रोविडेंट फंड स्कीम ले लेता है, एम्प्लॉयर अपने लेवल पे एक प्रोविडेंट फंड स्कीम लेके आ जाता है, उसका नाम क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ये किसी के द्वारा अप्रूव नहीं होता है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। गवर्नमेंट इसको बहुत डिस्करेज करती है, इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करती है।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो एसपीएफ सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, इट इज ए वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ, 4 तरह के होते हैं आपके पास में। पहला क्या है आपका एसपीएफ किसके लिए? गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। फिर क्या है आपका आरपीएफ किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए है। फिर यूआरपीएफ क्या है? ये अपनी मन मर्जी का मालिक खुद है, अपने एम्प्लॉयर अपने हिसाब से एक प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड द यूआरपीएफ। और एक पीपीएफ होता है। अब देखिए, सपोज करिए कि जो जॉब नहीं करते, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो जॉब नहीं करते, तो क्या मुझे मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो क्या मुझे बुढ़ापे की व्यवस्था अभी से नहीं कर देनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैं भी एक पीएफ अकाउंट ओपन करवा लेता हूं। तो ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यदि अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वो कौन से स्कीम के अंदर प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करवाएंगे? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के अंदर ओपन करवाएंगे। 1968 पीपीएफ 1968 के अंतर्गत वो अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। और ऐसे इस स्कीम के अंदर, यानी पीपीएफ के अंदर जिसका अकाउंट ओपन होता है बेटा, पीपीएफ के अंदर जिसका अकाउंट ओपन होता है, उसमें ध्यान रखना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। अरे एम्प्लॉयर होगा तो कंट्रीब्यूशन होगा ना, ये तो एम्प्लॉयर वालों के लिए ही है ये पीपीएफ। समझ में आया? जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं या मैं अपना प्रोफेशन चला रहा हूं, तो मेरे पास मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, मुझे अपने फ्यूचर की चिंता अपने आप को करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोविडेंट फंड के नाम से एक अकाउंट ओपन करवाया। तो कौन सी स्कीम में मैं अकाउंट ओपन करवाऊंगा? वह मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम में अकाउंट ओपन करवाऊंगा। आपको मेरे हिसाब से प्रोविडेंट फंड स्कीम समझ में आ गई होगी। ये प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या है? जी, समझ में आया? अब इसको हम एक टेबल के रूप में, अब वो टेबल आपको उतारने का है। यस, आपके नोट्स में वो टेबल थोड़ा सा, उसमें 1-2 पॉइंट नहीं है। अभी मैं जो टेबल आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसको आप अपने नोट्स के पन्नों पे आराम से उतारेंगे। हाँ जी, देखिए कुछ चेंजेस भी इसमें हम करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा देखें। पर्टिकुलर्स, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, कितने तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ और पीपीएफ। समझ में आ गई बात? इसको मैं एसपीएफ बोलूंगा, इसको मैं आरपीएफ बोलूंगा, इसको मैं यूआरपीएफ बोलूंगा और इसको मैं पीपीएफ बोलूंगा। ओके, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, यानी किस एक्ट के अंदर इनके अकाउंट ओपन होते हैं, किस एक्ट के अंदर अकाउंट ओपन होते हैं, ये देखिए साहब। हाँ जी, एसपीएफ में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। अच्छा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में देखिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? 1952 वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है। हाँ जी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए होता है। और यह किसके द्वारा? रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ पीएफ एंड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पीसीआईटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, इसके लिए स्पेशली एक्ट भी बना हुआ है। और यह कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड, यानी प्रोविडेंट फंड का जो स्कीम होता है उसका भी कमिश्नर होता है, उसके द्वारा ये अप्रूव होता है। और इनकम टैक्स का जो चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो चीफ कमिश्नर है, उनके द्वारा भी ये क्या होता है? स्कीम अप्रूव होती है। और जो यूआरपीएफ होता है, यूआरपीएफ किसी के द्वारा कोई भी अप्रूव नहीं होता है। ये क्या है? नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो किसी के द्वारा कुछ भी अप्रूवल नहीं है। और पीपीएफ जो है बेटा, वो पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 इसके लिए बना हुआ है। और ये एसबीआई में और पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी कुछ आ गया, कुछ ऑथराइज और भी बैंक आ गई हैं, और भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज बैंक आ गई जहां पे आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज? होप यू अंडरस्टूड। तो सबसे पहले ये चारों जो प्रोविडेंट फंड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा साहब, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कौन कौन कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कौन कौन पैसा जमा करवाता है? कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉयर भी करता है एंड एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। और यहां पर भी क्या करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ये तीनों में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तीनों होते हैं, तो सॉरी, इन तीनों में क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही होते हैं। तो दोनों ही इसमें क्या करते हैं? अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए।
लेकिन जो पीपीएफ है भैया, पीपीएफ मुझे बताइए, जब यहां पे एम्प्लॉयर की बातें है ही नहीं, यह सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर नहीं करता, अरे एम्प्लॉयर ही करता है, यानी एम्प्लॉय, एक बात कहें यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात ही नहीं करते। चलो यहां पे क्या है, जो कंट्रीब्यूशन करता है ना वो एसएससी होता है, एक ही बंदा होता है अपने लिए कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब थोड़ा और समझे। अब देखिए, अगर मैं बात कहूं यहां पे दो कंट्रीब्यूशन हो गए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, हम यहां पे सैलरी की इनकम जो भी हम कंप्यूट करते हैं, कोई भी इनकम कंप्यूट करते हैं, किसके लिए करते हैं? एम्प्लॉय के लिए करते हैं। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या, उसको मैं बोल देता हूं एसएससी। क्या बोल देता हूं? एसएससी। यानी एसएससी यानी जिसकी इनकम को कंप्यूट किया जा रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, अब जो कंट्रीब्यूशन है, यानी उस फंड में कितने लोगों ने पैसा इकट्ठा किया? एक तो किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का, और दूसरा किसका? एम्प्लॉयर का। दोनों मिलकर इस फंड में जमा हो गया। तो अब यहां पे अब देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए, जो एसएससी का कंट्रीब्यूशन है, यानी जो एसएससी का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, बेटा जी इस स्कीम को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन का क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। किसमें? सेक्शन 80C में। याद करो, जो टोटल इनकम, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें से हम डिडक्शन लेस करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करते हैं, फिर जाके आपका टोटल इनकम आता है। वो जो डिडक्शन है ना, वहां पे उतना लेस हो जाएगा। सपोज मैंने अभी पहले 36,000, 72,000 एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा हुआ, तो अब वो एम्प्लॉय, देखो समझो, सैलरी कितनी मानी जाएगी? 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ इंटू 12, जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था। 3,60,000 रुपया क्या माना गया? 3,60,000 रुपया उसका क्या माना गया है? सैलरी माना गया है। उसमें से डिडक्शन कितना हो जाएगा? जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? 36,000, तो 36,000 वहां का डिडक्शन उसको मिल जाएगा। समझ में आया है चीज? आप इतना ध्यान रखें कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। कहां पे? सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है। समझ में आती बात? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आती है। तो यहां पे देखिए, ये कौन सा प्रोविडेंट फंड था आपका? एसपीएफ। एसपीएफ में भी डिडक्शन मिलता है। हाँ जी, आरपीएफ में भी डिडक्शन मिलता है। यूआरपीएफ में किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। और पीपीएफ में भी डिडक्शन मिलता है। और कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? सेक्शन 80C। सेक्शन 80C। समझ में आ गया चीज? चलिए, ये तो बात कर ली मैंने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, एसएससी के कंट्रीब्यूशन की। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर में तो अपनी तरफ से जमा करवाया है। अच्छा, एम्प्लॉयर ने किसके बेनिफिट के लिए जमा करवाया? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जमा करवाया। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जमा करवाया, तो यह एम्प्लॉय की एक तरह से क्या हो गई? इनकम हो गई। यह एक तरह से एम्प्लॉय की क्या हो गई? इनकम हो गई। भैया अभी नहीं मिली है तो क्या हो गया? फ्यूचर में तो मिलेगी, फ्यूचर में तो एम्प्लॉय को ही मिलेगी। तो यह एक तरह से एम्प्लॉय की इनकम हो गई। तो अब देखते हैं यह इनकम एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है या नहीं है। आइए चेक करें। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, देखिए एसपीएफ में टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है ही नहीं। अच्छा, जो आरपीएफ है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए क्या है? अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा होता है, 12% ऑफ सैलरी से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वो जितना ज्यादा अमाउंट है ना, वह एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैं कि एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अपना हिस्सा जमा करवाया। तो कितना हिस्सा तक एग्जेम्प्ट है? सैलरी के 12% तक। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है, उस सैलरी का 12% कैलकुलेट करो। अगर एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक है, तब तो वो एग्जेम्प्ट टैक्सेबल नहीं है। और अगर 12% से ज्यादा है, तो बेटा जितना ज्यादा है उतना टैक्सेबल है। समझ में आता है? किसी का सैलरी 1,00,000 रुपया, 1,00,000 का 12% साल का, किसी का सैलरी साल का 1,00,000 रुपया, 1,00,000 का 12% कितना होता है? 12,000 रुपया होता है। एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से 15,000 रुपया पीएफ में जमा करवा दिया। तो 15,000 में से एग्जेम्प्ट कितना होगा बेटा? 12%। 12,000 एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी का जो 3,000 होगा ना, वह 3,000 टैक्सेबल होगा। वह 3,000 क्या होगा मेरे बन्ने? टैक्सेबल होगा। बात समझ में आया आपको? थैंक यू। हाँ जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यूआरपीएफ में टैक्सेबल ही नहीं है। वाह वाह, यूआरपीएफ में टैक्सेबल ही नहीं है। अरे तो आप सोचोगे सर तब तो यूआरपीएफ अच्छा है।
क्योंकि इसमें तो टैक्सेबिलिटी आ ही नहीं रही है। नहीं मुन्ना, नहीं, नहीं माय बेबी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर्ष बाबू, हर्ष बिहानी बाबू, ऐसा नहीं है बेटा। हर्ष बाबू, ऐसा नहीं है। क्षितिज तू तो देख ही नहीं रहा होगा, तो तेरे को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? ये बेनिफिट नहीं है, अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बताओ, पीपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है क्या? अरे बंदा खुद ही तो कर रहा है, एक ही बंदा कंट्रीब्यूशन करता है, इसमें एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया? चलिए, ये तो हमने एक बात कर ली कंट्रीब्यूशन की। अब क्या हो, पहले साल कंट्रीब्यूशन हुआ, दूसरे साल क्या हुआ? दूसरे साल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ में क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट भी आएगा, यानी इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में जमा होगा। तो जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, जो पीएफ अकाउंट के बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, बेटा जी अब वो इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी देखते हैं कि वह इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी क्या होगी और वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्या है यहां पे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। देखिए कंट्रीब्यूशन भी दो तरह के था, कंट्रीब्यूशन दो तरह का था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। तो इंटरेस्ट को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। चलिए सबसे पहले एसपीएफ की बात करें तो एसपीएफ में तो बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एसपीएफ में तो क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब मैं आरपीएफ की बात करता हूं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करता हूं, उसमें एग्जेम्प्ट है कितना? अप टू 9.5% पर एनम। यानी अगर पीएफ अकाउंट में अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, हालांकि अभी 9.5 से कम है तो डरने की बात नहीं है, फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा, अगर पीएफ अकाउंट में गवर्नमेंट 9.5% तक इंटरेस्ट दे रही है, 9.5% तक इंटरेस्ट दे रही है, आप मुझे बताइए पीएफ अकाउंट में कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन होता है? दो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। पीपीएफ को छोड़ दो, बाकी सारी बातें करते हैं, बाकी तीनों की बात करें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो दो तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर 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 गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देता है और वो इंटरेस्ट 9.5% तक है, यानी 9.5% इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 9.5% इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो दोनों पे ही 9.5% इंटरेस्ट है। अप टू 9.5% इंटरेस्ट क्या होगा आपका? एग्जेम्प्ट होगा, किसी भी तरह की कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है आपको? बोलो जी, समझ में आ रहा है ना? पीएफ, अब ध्यान रखना, सैलरी का कोई भी क्वेश्चन पीएफ के बगैर नहीं आएगा। पीएफ दुल्हन का, जैसे दुल्हन श्रृंगार के बगैर अधूरी है, वैसे ही सैलरी का क्वेश्चन पीएफ के बगैर अधूरा है। समझ में आ गया? दुल्हन के माथे की बिंदिया ही उसका श्रृंगार है, तो सैलरी में भी बेटा ये क्या है? उसके माथे की बिंदिया है, सैलरी के माथे की बिंदिया पीएफ। हाँ जी, अब देखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अगर मैं कहता हूं इंटरेस्ट कौन सा है आपका? एसपीएफ है। एसपीएफ है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ही नहीं, सब फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और आरपीएफ है तो एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम, और उससे ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट है तो वह इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अब यहां पे थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं नोट करूंगा। अच्छा, इंटरेस्ट दो तरह का मिलता है आपको, एक तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो वो तो टैक्सेबल होगा। वो कहां टैक्सेबल होगा? मैं किसकी बात कर रहा हूं? इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ध्यान रहे, ये जो मैं नोट लिख रहा हूं ना, ये आपको भी लिखना है, इट इज फॉर इन एक्सेस ऑफ 9%, इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट, तो वह टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल होगा ना बेटा, वह होगा सैलरी इनकम में। कहां होगा? सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। समझ में आ गई बात? और इंटरेस्ट ऑन, अगर मैं बात कहता हूं अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन, अगर मैं बात कहूं यहां पे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात करूं, अगर वो 9.5% से ज्यादा है तो वह अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ध्यान रहे, ये पॉइंट टेबल में नहीं लिखा हुआ है, आपको इंसर्ट करना है।
दिस इज मेन पॉइंट। इसमें यह मेन पॉइंट है कि अगर पीएफ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, वह 9.5% से ज्यादा है, तो बेटा जितना ज्यादा है वह टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा? सैलरी हेड के अंदर जाएगा, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कहां जाएगा? अदर सोर्स हेड के अंदर जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो किसी पीएफ अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज। जस्ट मिनट। मान लो किसी पीएफ अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपया है। अब आप समझो पीएफ अकाउंट के अंदर, देखो आरपीएफ की बात कर रहा हूं। आरपीएफ में कौन कौन कंट्रीब्यूशन करता है? एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है। जब तक हमको कुछ नहीं दिया हुआ हो हम यह मानेंगे, जब तक कुछ नहीं दिया हुआ हम यह मानेंगे क्या कि इसमें 50,000 किसने कंट्रीब्यूशन किया होगा? एम्प्लॉयर ने किया होगा। और 50,000 किसने किया होगा? एम्प्लॉय ने किया होगा। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 10% से। इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 10% से। 10%, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000, यानी 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला। 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला। अब 9.5% से इंटरेस्ट कितना होता है? 9,500। 9.5% से इंटरेस्ट कितना होता है? 9,500। तो 9,500 तक तो क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं बात कहूं तो हाँ, 9,500 तक क्या हो जाएगा आपका? दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर कितना मिला आपको? 500 रुपया। उसके ऊपर कितना मिला? 500 रुपया। ये 500 रुपया टैक्सेबल होगा। ये 500 रुपया क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब इस 500 में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का भी इंटरेस्ट शामिल है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का भी इंटरेस्ट शामिल है। और वो दोनों ही कितना है? आधा आधा है। दोनों ही कितना है? आधा आधा है। क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हमने इक्वल मान लिया, आधा आधा मान लिया, तो ये इंटरेस्ट भी क्या हो गया? ये इंटरेस्ट जो एक्सेस इंटरेस्ट है वो भी क्या हो गया? आधा आधा हो गया। आधा किस पे है आपका? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे है, और आधा किस पे है आपका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे है। समझ में आया आपको? आधा आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे हो गया और आधा आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हो गया। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है वह इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। आपको समझ में आया होगा? हर साल ये चेक करेंगे और हर साल की टैक्सेबिलिटी में इसको टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा साहब, यूआरपीएफ में, अरे यूआरपीएफ में नॉट टैक्सेबल। अरे वाह सर, बल्ले बल्ले, बड़ा मजा आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी क्या है? टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है। अरे सुनो बाबू, ये एक साथ में टैक्सेबल करेगा। अभी रुक तो जाओ, ये क्या करता है? टुकड़े टुकड़े में टैक्सेबिलिटी नहीं लेके आता। अभी हम बात करेंगे। बात समझ में आता है ना? चलिए, अच्छा साहब, ये तो हो गया। अब विड्रॉल। अब हम उसमें से पैसा निकालते हैं, तो देखो पैसा क्या क्या निकलता है। एक तो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन निकलेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन निकलेगा। यानी ये 4 तरह का अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? अगर आपका एसपीएफ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है। पूरा का पूरा क्या है? आपका एग्जेम्प्ट है। और अगर आरपीएफ है तो आरपीएफ भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। अभी मान लो आरपीएफ एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, वो कंडीशन हम देखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए क्या है? आरपीएफ क्या है बेटा? आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब आते हैं यूआरपीएफ पे। अब देखो भाई साहब, वहां पे उसने छोड़ दिया था, हर साल आपके साथ उसने छोड़ दिया था। अब जब एक साथ सपोज कीजिए 10 लाख रुपया आपने, एक साथ 10 लाख रुपया आपने क्या किया है? निकाला है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या आएगी? देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। बिल्कुल यार, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल क्यों होगा? क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय ऑलरेडी क्या होता है? एम्प्लॉय अपने इनकम में से कंट्रीब्यूशन करता है, और इनकम पे पहले से टैक्स लग गया होता है, और उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिला होता, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल होने का सवाल ही नहीं होता। मान लो, सपोज करो, नहीं समझ में आया, मैं आपको वापस बताता हूं। जैसे आप यूआरपीएफ स्कीम में आपने क्या किया? हर साल 30, आपका हर साल 10, सपोज 10 लाख का इनकम था। कितना था? 10 लाख का इनकम था। उसमें से आप 1 लाख रुपया आपने कहाँ जमा करवाया? 1 लाख रुपया आपने यूआरपीएफ स्कीम में जमा करवाया। एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। तो आपका हर साल सैलरी कितना टैक्सेबल होगा? 10 लाख। हर साल सैलरी कितना टैक्सेबल होगा? 10 लाख। 10 लाख आपका सैलरी टैक्सेबल होगा, उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 1 लाख पे आप उस समय टैक्स दे रखे हो। 1 लाख पे आपने, जब आपने उस 1 लाख को जमा करवाया तो उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिला। तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिला तो इसका मतलब आपने उस 1 लाख पे उसी साल में टैक्स दे दिया। 1 लाख पे आपने उसी साल में टैक्स दे दिया।
मैं वापस कह रहा हूं, सपोज आपने आपका ईयरली सैलरी है 10 लाख रुपीस, आपका 10 लाख का पैकेज है और उसमें से आपने क्या किया 10% यूआरपीएफ स्कीम में जमा करवाया, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख रुपया होता है। वह 1 लाख रुपया आपने यूआरपीएफ स्कीम में जमा करवा दिया, तो आपको इनकम कितना हुआ उस साल का, 9 लाख रुपया हुआ, लेकिन सैलरी के रूप में आपका टोटल इनकम कितना टैक्सेबल होगा, दैट इज 10 लाख टैक्सेबल होगा। तो और उसके बाद में 10 लाख तो टैक्सेबल होगा और 1 लाख का कोई भी डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस 1 लाख पे आपने क्या कर दिया, एक साथ ही एक लाख में आपने क्या किया, उस साल आपने क्या कर दिया, टैक्स चुका दिया। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब यूआरपीएफ में क्या कर रहा है आपका एम्प्लॉयर भी, आप 1 लाख रुपया तो आपका जमा हुआ और 1 लाख रुपया आपका एम्प्लॉयर भी जमा करा रहा है। 1 लाख रुपया तो आपका जमा हुआ और 1 लाख रुपया आपका एम्प्लॉयर भी जमा करा रहा है। तो यूआरपीएफ स्कीम के अंदर टोटल कितना अमाउंट जमा हो गया, 2 लाख जमा हो गया। अब देखो उस समय तो क्या बोला, उस समय जब ईयर में जमा करवाया था उस समय तो क्या बोला कि भैया यहां पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी कमर एक साथ तोड़ेंगे, हम तुम्हारी कमर एक साथ तोड़ेंगे और वो भी बुढ़ापे में तोड़ेंगे जब तुम इसमें से विड्रॉ करोगे। क्यों? क्योंकि विड्रॉ करोगे तो ज्यादा अमाउंट होगा और उस ज्यादा अमाउंट पे एक साथ टैक्स लगाएंगे। और वैसे भी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोग्रेसिव है, ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स हो। अब देखो यहां पे, हाँ जी, पहले मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो टैक्स लगना नहीं है क्योंकि वो तो इंडिविजुअल लग गया। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, देखिए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्स। समझ में आया? हाँ जी, अब ये एक साथ में टैक्सेबल है, देखना। तो ये एम्प्लॉय, देखो समझो, विड्रॉल में चार तरह के विड्रॉल होते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने उस साल, जिस साल में आपने कंट्रीब्यूशन लिया उसी साल टैक्स ले लिया, अब लेने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन साला एक साथ का इंटरेस्ट का टैक्स आप एक साथ में इस बार लोगे, वह इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट देयर ऑन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, वह टैक्सेबल होगा, वह पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अंडर द हेड सैलरी, साला मार दिया ना एक साथ। अगर वहां पे टुकड़े टुकड़े में अगर कुछ एग्जम्पशन देता, टुकड़े टुकड़े में टैक्स लेता तो मेरा टैक्स कम लगता, लेकिन अब तो साला एक साथ टैक्स ले रहा है। यानी सिर्फ एक पोर्शन को छोड़ा उसने, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को छोड़ा, इसको भी छोड़ा नहीं है। इस पर भी उसने क्या किया, जब उसने पैसा जमा करवाया ना तब टैक्स ले लिया, लेकिन बाकी सारे तीनों पोर्शन पे एक साथ में टैक्स ले लिया। यार कहां का इंसाफ है, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो इसलिए फिर इसका नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड है। क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड है। इसलिए इस स्कीम में तो मर के ही पैसा नहीं लगाना। मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों अभी ये स्कीम लगा रखी है, मुझे आइडिया नहीं है। इस स्कीम को तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें घाटा ही घाटा है, इसमें तेरा घाटा। इसमें गवर्नमेंट कहती है इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ भी ना जाता। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरी स्कीम घाटे वाली स्कीम है, इसलिए इस स्कीम में पैसा नहीं लगाएंगे। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कीम नहीं आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम जो आनी चाहिए आपकी, दैट इज आरपीएफ या पीपीएफ की स्कीम आनी चाहिए। अच्छा, अब पीपीएफ से अगर अमाउंट विड्रॉल करते हो तो ये पीपीएफ से अमाउंट विड्रॉल करते हो तो बेटा ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। समझ में आई ये बात? हाँ जी। तो इस तरह से आपका ये प्रोविडेंट फंड कंप्लीट होता है, इस तरह से आपका प्रोविडेंट फंड कंप्लीट होता है। कुछ चंद बातें मुझे बतानी है। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या होगा, जैसे 12% ऑफ सैलरी है ना, ये 12% ऑफ सैलरी है। उसके बाद तो इस सैलरी का मीनिंग क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द सैलरी? तो सैलरी का मीनिंग क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला सैलरी का मतलब क्या होता है आपका, बीसीसी। बीसीसी का मतलब समझते हो आप, बेसिक प्लस सीडीए, बेसिक प्लस सीडीए प्लस परसेंटेज कमीशन, बेसिक प्लस सीडीए प्लस परसेंटेज कमीशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ, इसको यहाँ से हटाएं, ये नोट नंबर 1 की मैं बात कहता हूँ। नोट नंबर 1 में क्या है, नोट नंबर 1 में है आपका, दैट इज, एक मिनट आप, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर फोकस ना करें, मैं कुछ कर रहा हूँ तो उस पर फोकस ना करें, ठीक है ना? हाँ जी, उस पर फोकस ना करें आप। चलिए हाँ, यही आते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में देखिए, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविडेंट फंड क्या क्या है आपका, दैट इज, ये देखिए बेसिक सैलरी, ये यहाँ से आते हैं हम, बेसिक सैलरी प्लस डीए। कौन सा डीए? सीडीए। कौन सा डीए? सीडीए। समझ में आ रहा है ये चीज़? अच्छा, कंसिडर्ड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन, प्लस परसेंटेज कमीशन, ये है सैलरी का मीनिंग। अच्छा, और ये बोला गया था भैया कि अगर हम आरपीएफ में विड्रॉ करते हैं, आरपीएफ से विड्रॉ करते हैं तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्जेम्प्ट कुछ कंडीशन के तहत है। वो कंडीशन कौन कौन सी है?
ये कंडीशंस आपको शॉर्ट में लिखनी है। तो विड्रॉल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रूडेंट फंड, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड पेबल ब्ला 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 सिचुएशन में क्या होगा, दैट विड्रॉल इज एग्जेम्प्ट, दैट विड्रॉल इज एग्जेम्प्ट किसमें, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब वो कौन सी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन, इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस विद दिस एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ द 5 years और मोर, यानी कि आप एक ही एम्प्लॉयर पे 5 साल या उससे ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं, एक ही एम्प्लॉय के यहाँ पे, एक ही एम्प्लॉयर के यहाँ पे 5 साल या उससे ज़्यादा आप सर्विस कर चुके हैं, तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपका 5 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं हुआ, 5 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं हुआ, तो लेकिन अगर ये कारण है, ये कारण क्या है, आप बहुत बीमार पड़ गए, आप क्या है, बीमार पड़ गए, तो पैसा निकाल सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द, साला 5 साल क्या, एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, आप जहाँ नौकरी करते थे उसके ही ताले लग गए, वही बंद हो गया, तो अब क्या नौकरी करोगे। तो अगर उसका एम्प्लॉय का बिजनेस ही शट डाउन हो गया है, तो आप पैसा निकाल सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। और कुछ ऐसा कोई कंट्रोल है जो कि एम्प्लॉय के बियॉन्ड कंट्रोल है, ऐसा कोई कंट्रोल, सपोज करो स्कीम बंद हो रही है, समझ में आ रही ना, प्रोविडेंट फंड की स्कीम बंद हो रही है, एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है और वो पैसा निकालता है, तो क्या होगा आपका, वह आपका एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ गया चीज़, हाँ जी, क्लियर है ना, ये बात समझ में आती है। अब अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे छोटी सी बात करें। मान लो कि ये अपना जो भी है, मान लो कौन कौन किसी का नाम लेते हैं, मान ले कि अमन है, ये अमन अली है, अमन अली कहीं पे जॉब करता है, मान लेते हैं अमन अली रिलायंस में जॉब कर रहा है। कहाँ जॉब कर रहा है, रिलायंस में जॉब कर रहा है। तो रिलायंस में उसका एक पीएफ का अकाउंट है, रिलायंस एम्प्लॉयर क्या करता है, उसका एक पीएफ का अकाउंट ओपन कर देता है। अब अमन ने क्या किया, अब अमन रिलायंस को छोड़ के कहाँ ज्वाइन कर देता है, टाटा को ज्वाइन कर लेता है, टाटा कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। ध्यान रहे, हर एम्प्लॉयर के अगेन में हर एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट अलग अलग होता है, हर एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। अब देखिए, पहले अगर मैं अमन की बात करता हूं, तो अमन का जो पहले वाला अकाउंट था, वो कहां पे था, वह रिलायंस कंपनी के अंतर्गत था, वह रिलायंस एम्प्लॉयर के अंतर्गत। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें, और ये पीएफ अकाउंट ओपन कैसे होता है। पीएफ अकाउंट में क्या होता है, दो का कॉम्बिनेशन होता है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है। पीपीएफ छोड़ दो, बाकी तीन की बात करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है और एक आपका पीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है, एक आपका क्या हो जाता है, पीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है। इन दोनों में से यदि कोई भी चेंज हो जाता है, तो आपका एक नया पीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है, तो यहां पे अगर मैं अमन अली की बात करता हूं, अमन अली पहले कहां पे जॉब करता था, अमन अली पहले जॉब करता था रिलायंस में, कहां पे, हाँ रिलायंस में, कहां जॉब करता था, रिलायंस में। तो जब वो रिलायंस में जॉब करता था, तो वहां पे उसका एक पीएफ अकाउंट था, वहां पे उसका क्या था, पीएफ अकाउंट था, और उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा था। अब 3 साल के बाद में अमन अली ने क्या किया, जॉब चेंज कर लिया, उसको अच्छा जॉब मिल गया, अब वो और ज्यादा स्विच कर गया और जंप कर गया और टाटा में उसने ज्वाइन कर लिया। तो अब उसका जो पीएफ अकाउंट होगा किसके कॉम्बिनेशन से होगा, अमन अली प्लस टाटा, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे उसका एक अलग से पीएफ अकाउंट हो गया, उसका एक पुराना पीएफ अकाउंट भी है। अब अगर वो पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है और नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, यानी अपने पास नहीं लेके आता है, ये ट्रांसफर करने की सुविधा होती है। यदि आप ओल्ड पीएफ अकाउंट से न्यू पीएफ अकाउंट में यदि मनी को ट्रांसफर करते हो, तो ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गई ये बात, हाँ जी, होप यू अंडरस्टूड, क्लियर है। बाकी ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह आपका प्रोविडेंट फंड का एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बहुत अच्छे से हमने कवर किया, और मैंने आपको ये पूरा टेबल आपको समझा दिया। प्रोविडेंट फंड इज ए वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड है आपका, एसपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, आरपीएफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यूआरपीएफ किसी के लिए नहीं भैया, मेरे हिसाब से किसी के लिए नहीं, फिर भी है, पीपीएफ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पहले 3 में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर भी करता है, और दूसरे में एम्प्लॉय क्या और एम्प्लॉयर क्या एक ही बंदा होता है जो कंट्रीब्यूशन करता है। एसएससी का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलता है इन दोनों में, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, अगर 12 यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, और यहाँ पे आरपीएफ में क्या 12% से ज़्यादा, अगर सैलरी का 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, किसके हेड में, सैलरी के हेड में। अच्छा, और यूआरपीएफ में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, तो लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इंटरेस्ट की बात की थी, इंटरेस्ट आपका एसपीएफ में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, और बाकी में क्या होता है, आरपीएफ में अगर 9.5% तक इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ज़्यादा मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अदर सोर्स में जाएगा। और यूआरपीएफ के अंदर क्या होगा, ये नॉट टैक्सेबल होगा, क्या होगा, ये नॉट टैक्सेबल होगा। समझ में आ रही है, पीपीएफ में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। विड्रॉल के समय हमने बात की, विड्रॉल के समय हमने क्या क्या बात की, यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में एग्जेम्प्ट है, और यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि भैया पहले ही टैक्स ले लिया, और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा आपका, इंटरेस्ट फ्रॉम
अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसके बाद में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट उस पर, ये जाएगा कौन सी इनकम में, सैलरी की इनकम में, एक साथ में कम तोड़ेंगे आपका, एक साथ में टैक्स लेंगे आपका, और ये आपका एग्जाम्प्ट है। ठीक है साहब, समझ में आया? चलिए, उसके बाद में एक सुपर एन्यूएशन फंड है। सुपर एन्यूएशन फंड में सिर्फ आपको ध्यान रखना क्या है, हाँ ज्यादा फोकस नहीं करना सुपर एन्यूएशन फंड पे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। 1,50,000 तक क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अप टू ₹1,50,000। अगर सुपर एन्यूएशन फंड एक ऐसी स्कीम है, अगर इसके ये भी सुपर एन्यूएशन फंड स्कीम है, इसके अंदर भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, अगर 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 सपोज कीजिएगा आपने क्या किया है, इसमें सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000, यहाँ परसेंटेज सैलरी वैलरी नहीं देखा जाता, अगर आपका 1,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एस सुपर एन्यूएशन फंड में, तो वो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्सेबिलिटी आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वो तो ऑलरेडी टोटल ग्रॉस इनकम में से ही दिया जाता है, तो ग्रॉस इनकम पे टैक्स होता ही है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है, क्वालिफाई फॉर द एटीसी। समझ में आ गया? इंटरेस्ट जो है आपका पूरा एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट क्या है, पूरा एग्जेम्प्ट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस का आप पेमेंट करते हैं, जब आप उसको विड्रॉ करते हैं, वो पूरा क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। वो कब एग्जेम्प्ट है, या तो डेट ऑफ द बेनिफिशियरी या इन लिeu ऑफ द कम्युनिटी। समझ में आ रही बात? आप ये समझें कि वो पूरा एग्जेम्प्ट है, अपने लिए क्या है अभी, ये एग्जेम्प्ट है। इसकी बात, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट में भी थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में नहीं, उससे नेक्स्ट क्लास में एक बार छोटा सा मैं डिस्कस कर लूंगा। तो सुपर एन्यूएशन फंड में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सुपर एन्यूएशन फंड में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यदि 1,50 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो टैक्सेबल होगा सैलरी के हैंड में। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का उसको बेनिफिट मिल जाएगा, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, देखो इंटरेस्ट है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या होगा आपका, एग्जेम्प्ट होगा। और उसके बाद में क्या है, अगर आपका विड्रॉल है तो अभी आपके लिए ध्यान रखना है, विड्रॉल यदि कुछ भी है तो क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ जी, ये आरपीएफ का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, कौन सा कंपनी है ये, प्राइवेट सेक्टर है। गेटिंग बेसिक पे कितना है, 60,000 पर मंथ, एंड डीए कितना है, 10,000 पर मंथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। एम्प्लॉय हैज पेड बोनस ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। कमीशन वॉज अलाउड द 2% ऑन सेल्स ऑन टर्नओवर। कितना है आपका, 50 लाख का, 50 लाख सेल्स है आपका, 50 लाख का 2% हम करेंगे। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग ₹11,000 पर मंथ 11,000 पर मंथ ईच टू द आरपीएफ ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट कितना था आपका, इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख वॉज क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10%। यानी 1 लाख रुपया क्रेडिट हुआ है, कितने परसेंट से, 10% से। बात समझिएगा, 9.5% तक छूट है, 9.5% तक छूट है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, कंप्यूटर टैक्सेबिलिटी इनकम, चलिए आइए बात करते हैं। तो ये पहले 3 में तो ये, इन सब में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बेसिक पे, डीए, बोनस, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू द 12% ऑफ सैलरी, अप टू द 12% ऑफ सैलरी क्या है आपका, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, 12% ऑफ सैलरी क्या है आपका, बेसिक 12% ऑफ सैलरी, बेसिक कितना है आपका, 7,20,000, ये रहा आपका 7,20,000 प्लस सीडीए। ये डीए देखिए, डीए पूरा का पूरा क्या है आपका, डीए पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, यानी पूरा क्या है, सीडीए है। तो 720 प्लस 120, 720 प्लस 120 प्लस परसेंटेज कमीशन, ये रहा परसेंटेज कमीशन 50 लाख का, 2% 1 लाख। तो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कितना आ गया, इन तीनों को ऐड करेंगे 9,40,000, कितना आता है 9,40,000, और इसका 12% निकाला हमने, तो इसका 12% कितना आता, 1,12,800, 1,12,800। अगर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन साल का 1,12,800 तक है, तब तो क्या कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा जितना होगा वो टैक्सेबल होगा। आइए जरा चेक करें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों 11,000 है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 11,000 इंटू 12 कितना होता है, 1,32,000। समझ में आया? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है बेटा 1,32,000 रुपया। अब देखिए कहां तक एग्जेम्प्ट है, 1,12,800 तक एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल पोर्शन कितना हो जाएगा, 1,32,000 माइनस 1,12,800, ये जो है ये आपका टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा। और ये 19,200 यहाँ पे आ गया। आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला सारा मुद्दा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला पूरा मुद्दा आपको समझ में आ जाना चाहिए। होप सो आपको आ गया होगा, समझ में आ गया ये चीज। चलिए अच्छा साहब, अब देखें इंटरेस्ट की बात करें। मुझे बताओ 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट है, 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 1 लाख। कितना हो रहा है, 1 लाख। तो 9.5% के हिसाब से कितना होगा, 95,000 यार।
95,000। मुझे बताइए एग्जेम्प्ट कितना है? अच्छा चलो सो छोड़ो, दूसरी तरह से देखते हैं। एग्जेम्प्ट कितना है? 9.5% एग्जेम्प्ट है। 9.5% एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना होगा? 0.5%। तो ये 1 लाख अगर 10% के बराबर है तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ जाएगा? ये 5,000 की टैक्सेबिलिटी है। अब इस 5,000 के इंटरेस्ट पे मैंने आपको पहले ही बताया, 5,000 के इंटरेस्ट में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का भी इंटरेस्ट शामिल होगा और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी शामिल होगा, और इन द ऑप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा। तो 5,000 में 2,500 किसका है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है, और 2,500 किसका है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है। तो जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है वो तो किस में जाएगा? सैलरी हेड में जाएगा, और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो देखिए यहां पे इंटरेस्ट क्राइटेरिया इन एक्सेस ऑफ द 9.5%, ये 2,500 जो है ये यहाँ पे टैक्सेबल हुआ है। ये कौन सा टैक्सेबल हुआ है? दैट इज ये कौन सा टैक्सेबल हुआ है? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ गई है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। ग्रॉस सैलरी में आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये आपका नेट सैलरी आ गया। तो दिस इज इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी, दिस इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। समझ में आता है चीज? अच्छा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये किसका इंटरेस्ट है? दिस इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आता है? ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ये कितना है? 2,500। अब इसमें ये ऐड कर देंगे हम, तो ये टोटल आपका कितना आ गया? ये टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 9,34,200, 9,34,200 ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1,32। तो एम्प्लॉय का भी कितना होगा? 1,32, क्योंकि देखो 11,000 रुपया पर मंथ ईच है। 11,000 रुपया पर मंथ क्या है? ईच है। 11,000 पर मंथ क्या है? ईच है। एम्प्लॉय भी 11,000 और एम्प्लॉयर भी 11,000, एम्प्लॉय भी 11,000 और एम्प्लॉयर भी 11,000। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मेरे यार? ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फॉर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। समझ में आता है? वह 1,20,000 मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, तो 9,34,200 में से 1,32 लेस हो जाता है, तो पीछे कितना बचता है? 8,02,200। दैट इज योर टोटल इनकम, और इस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। पुराने बच्चों के लिए टैक्स लायबिलिटी नहीं है, सॉरी पुराने बच्चों के लिए टैक्स लायबिलिटी है, नए बच्चों के लिए नहीं है। इस तरह से मैंने प्रोविडेंट फंड आपको पूरा करवा दिया। आज आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, 57, 50 अप टू 57, 48 से लेके 57 तक, 48 से लेके 57 तक आप सारा कर ले सकते हैं। 40 हमने करवा दिया था, तो 49 आपका होमवर्क, आपका होमवर्क, आपका होमवर्क, आपका होमवर्क, हाँ जी आपका होमवर्क। अब इसके बाद में हम पीएफ के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एक बार सारे यहां तक कंप्लीट कर लें, यहां तक कल तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क है कहां से कहां तक है? क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 टू क्वेश्चन नंबर 49 टू 57। दिस इज योर होमवर्क। प्लीज होमवर्क करें, क्योंकि सैलरी चैप्टर बड़ा है, हमने सारी चीजें की है, आप इसमें क्वेश्चन करें। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ये चीज? थैंक यू, टेक केयर।